बात करेंगे सबसे पहले नरेंद्र मोदी की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ लगातार तीसरी बार पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री पद की शपथ के लगभग 16 घंटे बाद उन्होंने इस कार्यकाल की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, साइन किए। पीएम मोदी ने विधिवत तरीके से प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। वो तस्वीरें आपके सामने हैं। जब वो साइन कर रहे थे इस फाइल पर, उन्होंने कार्यभार संभालते ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी फाइल पर साइन किया है। पीएम किसान निधि सम्मान योजना की 17वीं किश्त से जुड़ी फाइल को हरी झंडी दे दी है और इसके तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिससे देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, इसलिए यह वाजिब था कि पहली फाइल जिस पर साइन किया जाना है वो किसानों के कल्याण से जुड़ी हुई हो। हम आने वाले समय में किसानों के लिए और कृषि सेक्टर के लिए अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं। ये बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और किसान सम्मान से कामकाज का आगाज किया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की ये पहली फाइल थी जिसमें उन्होंने साइन किए हैं। किसान सम्मान निधि को मंजूरी, 17वीं किश्त को जारी यहां पर किया जाएगा। चलिए, और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे दिल्ली संवाददाता अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमृत, हमेशा हम देखते हैं कि देश की सियासत में किसान हमेशा सियासत के केंद्र में रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल की पहली फाइल पर साइन किए हैं और वो किसानों से संबंधित थी। क्या मायने अमृत इसके? सुमित, देखिए, ये पहले से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने पहले ही चुनाव से पहले ही जब रिजल्ट आने से पहले साफ कर दिया था कि 100 दिन का प्लान, ब्लूप्रिंट वो तैयार है और वो 100 दिन के अंदर ही क्या करना है प्रधानमंत्री मोदी ये स्पष्ट कर चुके थे। और अब जब नतीजे आए उसके बाद से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर इन जो एक हफ्ते के भीतर जो मंथन चला है उसको लेकर के 4 तारीख के पास से अगर खासतौर पे बात करें तो उसमें साफ साफ तौर पे आया कि किसानों की नाराजगी और किसान हित में जो फैसले किए गए, जिस तरह से लोगों के बीच जाना चाहिए था, वो मैसेजिंग में कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता स्तर से लेकर के तमाम जो ग्रासरूट लेवल पे है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। अब इस चीज को बारीकी से जब विश्लेषण किया गया और अभी भी चल रहा है, तब उसी वक्त में जो पहला सिग्नेचर प्रधानमंत्री की मोदी की तरफ से जाता है वो कई मायनों में खास है। पहला यह है कि मोदी सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा उसका आधार बुनियाद क्या होगा तीसरे टर्म्स की, और उसमें किसानों की स्थिति को लेकर के मोदी सरकार की क्या राय है। पहले भी मोदी सरकार ने काम किया, लेकिन इस पहले ही सिग्नेचर से उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार गरीब और किसानों के लिए है। क्योंकि इसमें गरीब इसलिए शामिल कर रहा हूं कि अब जो है एक जो पीएम आवास योजना के तहत घरों का जो आवंटन होना है उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। किसानों से जुड़ी समस्या को लेकर विपक्ष हमेशा से ही हमलावर रहा है केंद्र सरकार पर। 3 कृषि कानूनों की बात भी यहां पर मैं करना चाहूंगा और एमएसपी को लेकर जो राहुल गांधी कांग्रेस हमलावर रही है किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर, सरकार पर, तो कहीं ना कहीं सरकार भी बैकफुट पर आ जाती है जब बात किसानों की होती है। और शायद यही वजह रही होगी कि प्राथमिकता में किसान ही अभी केंद्र सरकार के। बिल्कुल सुमित, आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी खास तौर पे देखा जाए और तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता रहे हैं, अखिलेश यादव हो चाहे आरजेडी के तेजस्वी यादव, जो सबसे ज्यादा इन्होंने मामला इसमें उठाया वो सबसे ज्यादा उठाया था, पहला वो था कि किसानों को लेकर के किसान विरोधी सरकार है, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान विरोधी भी करार देने की कोशिश की। संविधान विरोधी का देखिए, पहले ही जब वो शपथ लेने जा रहे थे उसके पहले अगर हम बात करें, जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही तो प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान के सामने झुक करके जो है एक नमन किया और उसके बाद जो है उन्हें माथे से लगाया और उसके बाद वो आगे बढ़े और कई मंचों से मैसेज देने की कोशिश करते रहे हैं कि उनकी सरकार कभी भी संविधान बदलने या संविधान विरोधी नहीं रही है। और दूसरा जो मैसेज है वो किसान आंदोलन को लेकर के खासतौर पे जो उसको इग्नाइट करने की कोशिश हमेशा से रही है। किसानों की तरफ से भी एक विरोध जो है प्रचंड रहा है, खासतौर पे उत्तर भारत में रहा है। से जो काम का आगाज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उससे कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश भी की है देश की जनता को और विपक्ष को भी। अमृत, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, नतीजे आने के बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने बीते दिन शपथ ग्रहण की, जिसमें पीएम के अलावा 60 मंत्री बीजेपी के और 11 अन्य दलों के शामिल थे। शपथ ग्रहण के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि किन मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय, विभाग, पोर्टफोलियो मिलता है। माना जा रहा है कि जल्द ही सभी मंत्रियों को उनके पोर्टफोलियो सौंप दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। 9 जून 2024 ये वो तारीख है जो हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज हो गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये वो सौगंध है जो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसती है और गूंजती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पीएम मोदी की शपथ के साथ ही मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो गया। इस बार मोदी सरकार के शपथ ग्रहण में भी गठबंधन के अनोखे रंग देखने को मिले। मोदी सरकार में इस बार पूरे देश को कैबिनेट में शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने जितना मौका उत्तर को दिया, उतना ही मौका दक्षिण को भी मिला। सरकार ने हमेशा पिछले 10 सालों में गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देने का काम किया। आज भी उसी सोच के साथ हम लोग आगे चलेंगे। मैंने सदन में भी इस बात को कहा था, अमीरी गरीबी के बीच की खाई को मिटाना है, गांव और शहर की दूरी को कम करने की सोच के साथ ये सरकार काम करेगी। मंडल में मतलब हमको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मौका दे दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाला जो समाज है पूरे देश भर में, उनमें बहुत बड़ा उत्साह भी है। और मुझे तीसरी बार मतलब माननीय मोदी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है, तो मुझे और हमारे कई लोगों को बहुत बड़ा आनंद है। मोदी की तीसरी पारी में इस बार 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य स्वतंत्र प्रभार, 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। एनडीए सरकार में सभी सहयोगी दलों को पूरा सम्मान दिया गया है। एक सांसद वाली पार्टी के नेता जीतन राम मांझी को भी मोदी सरकार ने कैबिनेट मंत्री बना दिया है। तीसरी बार सरकार बनी है, बहुत कठिन काम करना है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ निश्चय है, हम लोग पहला और दूसरा टर्म से ज्यादा काम करेंगे। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बना करके रहेंगे हम लोग इस तीसरा टर्म। पीएम मोदी के दोनों कार्यकाल को देखें तो तीसरी बार मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा मंत्री चुने हैं। मोदी सरकार में इस बार 72 मंत्री चुने गए हैं, तो वहीं 2019 में 58 मंत्री चुने गए थे, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 46 मंत्रियों का था। माना जा रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा मंत्री चुनने के पीछे पीएम मोदी का वो संकल्प है जो उन्हें अगले 10 साल में पूरा करना है, जिसके लिए उन्होंने चुनाव के पहले तैयारी शुरू कर दी थी। हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है। लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये कार्यकाल भी वैसा ही होने वाला है जैसा पिछले 2 कार्यकाल में था। इस बार भी पीएम मोदी ने टॉप मंत्री उन चेहरों को बनाया है जो पीएम मोदी के सबसे विश्वसनीय चेहरे हैं। मोदी सरकार में इस बार कुछ नए चेहरों को भी जगह दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 साल बाद कैबिनेट में लौटे हैं, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर की भी मंत्रिमंडल में एंट्री हुई है। इसके साथ साथ मोदी कैबिनेट में 18 सीनियर मंत्रियों को भी जगह मिली है। अपने जीवन का दिन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने देश के लिए कितना जीते हैं और क्या कर पाते हैं। मैं बहुत
भाव विभोर हूँ। अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा और मेरा अपना विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे। इसके साथ ही फिल्म स्टार और कारोबारी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। देश में और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, साथ ही सबसे बड़े चुनाव में लगातार जीत दर्ज करना, 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे पर खरा उतरना आम बात नहीं, पर पीएम मोदी ने ये मुमकिन कर दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे मोहन सरकार की। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रदेश सरकार फिर से एक्टिव मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार 11 जून को अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक का एजेंडा अधिकारी तय कर रहे हैं और इसमें 20 से अधिक एजेंडों को चर्चा में लाए जाने की संभावना है। कैबिनेट बैठक में जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, नगरीय विकास और आवास विभाग समेत अन्य विभागों के करोड़ों रुपयों के नए प्रोजेक्ट्स मंजूर करने और रुके प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए सहमति दी जाएगी। कैबिनेट के बाद सीएम चुनिंदा विभागों के मंत्रियों, एसीएस और पीएस से फिर चर्चा करेंगे। अधिकारियों को अपने विभाग की समीक्षा रिपोर्ट बनाने को भी कहा गया है। कैबिनेट की बैठकों में प्रदेश में 15 दिन या अधिक समय के लिए तबादलों पर बैन भी हट सकता है। इसमें जिला और राज्य स्तर पर कर्मचारियों के तबादले मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय की सहमति से किए जा सकेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आचार संहिता का समापन भी हुआ है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार जो जिस प्रकार से कार्यों का क्रियान्वयन किया जाना है उसके लिए रोड मैप भी तैयार कर रही है। भविष्य के विजन को लेकर जिस प्रकार से विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका कैसे हो सकती है, इसको तय करने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। देखिए, सही बात तो ये है कि इनको शपथ के बाद ही एक्टिव हो जाना चाहिए था, क्योंकि मध्य प्रदेश जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर से गुजर रहा है, जूझ रहा है, लगातार अपराध भी बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक्टिव रहना चाहिए था, लेकिन उनके पास बहाना क्या है कि भाई चुनाव में लगे थे दूसरे राज्यों में, पहले अपने मध्य प्रदेश में, फिर दूसरे राज्यों में गए। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप एक्टिव तो नज़र आ गए, चलो आज भी एक्टिव हो जाओ, कानून की व्यवस्था सुधारने की आप कोशिश करो। कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं इन पर नज़र है ही नहीं आपकी। अगर है तो या तो भाजपा का कोई नेता संलिप्त है इसलिए आप चुप बैठे हैं, नहीं तो लगातार उजागर करती हुई मीडिया भी लगातार उजागर कर रही भ्रष्टाचारों को। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत कम एक्टिव नज़र आते हैं, बस बयान देते हैं। एक बयान देने के बाद जो देखते हैं कि भाई मीडिया में अच्छा चल रहे हैं, उसके बाद जय हिंद। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बन चुकी है। पूरी तरीके से मोहन सरकार भी एक्टिव हो चुकी है। कल मोहन सरकार ने एक बड़ी बैठक बुलाने का फैसला किया है। पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव अधिकारियों के साथ समीक्षा कर 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड लेंगे और उसके बाद शाम को तमाम विधायक, मंत्री और सांसदों के साथ बैठक होगी और इस बैठक में मध्य प्रदेश में 100 दिन के रोड मैप को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और इसके बाद अफसरों की रिपोर्ट के आधार पर ही उनके काम की समीक्षा भी होगी और परफॉर्मेंस के आधार पर उनके तबादले भी होंगे। सबसे बड़ी बात है कि मोहन सरकार 80 दिनों के बाद ये बैठक करने जा रही है। इसमें तमाम सारे अफसरों से रिव्यू लिया जाएगा और आगे मध्य प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी मंत्री और सांसदों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। अब बात करेंगे कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में आज भोपाल पीसीसी दफ्तर में यूथ कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बैठक में युवक कांग्रेस को लेकर कई अहम फैसले भी लिए गए। साथ ही निष्क्रिय पदाधिकारियों को पदमुक्त करने पर भी बैठक में चर्चा हुई है। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी शामिल हुए और बैठक में यूथ कांग्रेस के संगठन और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। भोपाल संवाददाता सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। सूरज, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? यूथ कांग्रेस की बैठक हुई, उमंग सिंघार भी थे, जीतू पटवारी थे, क्या मकसद था इस बैठक का और क्या कुछ निकल कर आया बैठक में?
देखिए सुमित, निश्चित तौर पर आज यूथ कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। मतलब यूं कहा जाए, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, कांग्रेस के नेता मौजूद थे, खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, खुद यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मितेंद्र सिंह, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष और मीडिया प्रभारी मुकेश नायक जैसे तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में यह बैठक हुई। बैठक का मकसद सीधा ये है कि कांग्रेस की कहाँ चूक हुई कि एक भी सीटें कांग्रेस नहीं जीत पाई और इतनी बड़ी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, कैसे नई कांग्रेस को खड़ा किया जाए, इन सारी चीजों में बातचीत हुई। और निश्चित तौर पर जीतू पटवारी ने यह कहा है कि आने वाले 1 महीने के अंदर आप नई कांग्रेस को देखेंगे। यानी कि मतलब साफ है कि जिन्होंने काम नहीं किया चुनाव के दरमियान, जो पद में रहे हों, चाहे आपने पिछले दिनों देखा किस तरह से जो विधानसभा वार अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस को, उन सबको पूरा वो हटाया गया और भंग किया गया। और निश्चित तौर पर यह माना जाए कि कांग्रेस अब एक नई कांग्रेस खड़ी करने की तैयारी में है। कारण यह है कि जिस तरह से एक बड़ी हार हुई है तो जीतू पटवारी को भी आला कमान को रिपोर्ट देना पड़ेगा कि आखिरकार वो कौन से कारण है कि चूक हुई। क्योंकि जीतू पटवारी के कंधों में विधानसभा चुनाव के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन कहीं पर 5,000 10,000 वोट तो छोड़िए, लाख 1.5 लाख ऐसे बड़े अंतर से हार हुई है। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और आने वाले समय में उपचुनाव भी है कुछ विधानसभा सीटों में, तो कैसे कांग्रेस उन विधानसभा सीटों को जीते और नए कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे कि कांग्रेस में जो निराशा आई है, एक उम्मीद की किरण जागेगी अगर उपचुनाव भी कांग्रेस जीतती है। संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जीतू पटवारी पर है, मितेंद्र सिंह पर है और उमंग सिंघार पर ही है। मंथन करना होगा, विचार विमर्श बेहद जरूरी। बहुत शुक्रिया सूरज, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अब बात हो जाए छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री पदों के लिए दावेदारों की दौड़ अभी से ही शुरू हो गई है। दावेदार एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से सांसद चुन लिए गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और मंत्री पद से इस्तीफे के बाद एक और पद खाली हो जाएगा। आपको बता दूं कि पहले से ही साय मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद खाली है और बृजमोहन अग्रवाल के लोकसभा चुने जाने पर, सांसद बनने पर एक और पद खाली हो जाएगा। 18 जून तक विधानसभा की सदस्यता से बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा दे देंगे। मंत्री बनने की दौड़ में कई बड़े नेता हैं, जी हाँ, कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें अजय चंद्राकर हैं, राजेश मूलत हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए आप, अमर अग्रवाल का नाम भी सामने आ रहा है, रेस में धर्मलाल कौशिक हैं, लता उसेंडी के नाम हैं। जी हाँ, ये नाम एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अजय चंद्राकर, राजेश मूलत, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक और एक महिला नेत्री लता उसेंडी, इनके नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से 2 को मंत्री बनाया जा सकता है। साय सरकार में 2 को मंत्री पद मिल सकता है। और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हलचल है इस मसले को लेकर, वो हम जानेंगे। लेकिन समझिए आपकी बृजमोहन अग्रवाल एक बीजेपी के सीनियर लीडर, वो अब अपनी विधानसभा, वो अब लोकसभा चले गए हैं, तो मंत्री पद खाली हो गया एक, और एक पहले से ही खाली है। कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, 2 को मंत्री पद देना है। किस तरह की यहाँ पर एक्टिवनेस दिख रही है, सक्रियता दिख रही है नेताओं की, उसे समझने के लिए हम बातचीत करेंगे। रायपुर संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। रोहित, बृजमोहन अग्रवाल मंत्री पद खाली करेंगे, मंत्री पद खाली होगा। साय सरकार में पहले से ही मंत्री पद खाली है, 2 मंत्री पद खाली हो जाएंगे। लेकिन जिनके नाम सामने आ रहे हैं रोहित, तो उनमें से सबसे ज्यादा आगे रेस में कौन चल रहा है, ये बताइए जरा। सुमित, सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि फिलहाल एक मंत्री पद को भरा जाएगा और एक मंत्री पद को अभी भी खाली रखा जाएगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि फिलहाल हम मंथन एक मंत्री पद से कर रहे हैं, किसको अभी भरा जाए, और उस पर सबसे पहले नाम जो है वो कई मंत्री रेस में है, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो है वो रायपुर से निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि एक मंत्री रायपुर से बनाया जा सकता है, वहीं दूसरा मंत्री दुर्ग से बनाया जा सकता है। और जो समीकरण है उसके अनुसार से दोनों ही जगह से एक मंत्री बनाया जा सकते हैं। दुर्ग में गजेंद्र यादव का नाम तेजी से चल रहा है, वहीं रायपुर के लेकर अमर अग्रवाल रेस में है, राजेश मूरत रेस में है, इसके अलावा अजय चंद्राकर रेस में है, लता उसेंडी रेस में है। तो अगर मैं लता उसेंडी की बात करूं तो वो सांसद थी, सांसद से उन्हें विधानसभा पे लाया गया है, विधानसभा पे लाने के साथ में उन्होंने बम्पर जीत हासिल की है। वहीं अगर मैं राजेश मूरत की बात करता हूं तो पिछले 3 टर्म में जब रमन सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब उस समय वो मंत्री रहे और काफी बड़े ओहदे के नेता जो है वो माने जाते हैं। अजय चंद्राकर भी रेस पे आगे चल रहे हैं, लेकिन सबके बीच में ये माना जाए कि एक ओबीसी का कोटे से और एक सामान्य कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल बृजमोहन अग्रवाल के
जो है वो के बाद में जो है फैसला लेगा, इस्तीफे के बाद में फैसला होता दिखेगा। ठीक है रोहित, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद।